कर दूं स्टार्ट। So hello everyone, we are supposed to study a one shot for right to information। ये एक्ट बहुत छोटा है, एक बहुत ही स्पेसिफिक एक्ट है। 5 मार्क्स का वेटेज इस एक्ट का मिनिमम है, मैक्सिमम वो कितने भी मार्क्स के लिए जा सकता है, बट अभी तक जो ये नोटिस किया गया है 5 मार्क्स का जनरली इसका वेटेज रहता है। 5-6 मार्क्स से ज्यादा इतना बड़ा ये एक्ट ही नहीं है कि इसमें से कुछ पूछा जाए। सबसे अच्छी बात इस एक्ट की ये है कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, rather than asking any kind of case study, they more focus on direct questions। ऐसा नहीं है कि केस स्टडी आ ही नहीं सकती है, बट ज्यादा फोकस डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही रहता है। गिवन द फैक्ट केस स्टडी आती भी है तो उसमें आंसर्स बहुत ज्यादा डायरेक्टली ही लिखे जाते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से, दैट इज ये इफेक्टिव हुआ है 12 अक्टूबर 2005। हालांकि ये एक्ट बन इसके 120 दिन पहले गया था, तो जो 120 डेज थे वो ट्रांजिट के डेज थे, जिसमें इस एक्ट के अंदर आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशंस है उसकी प्रिपरेशन की गई। अगर हम राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 की बात करें, इसका जो पहला सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 1, जो कहता है एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। राइट टू इंफॉर्मेशन अप्लाई हुआ है 12 अक्टूबर 2005 से, और ये इंटायर इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब इस एक्ट को समझने के पहले इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं। देखिए क्या है कि अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी गवर्नमेंट से, क्योंकि मेरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे जो राइट दिए हैं वो सारे के सारे राइट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिले हैं, मुझे वो सारे राइट्स स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं, तो सवाल ये उठता है कि अगर मेरे पास राइट है तो क्या मैं उन राइट्स को एक्सरसाइज करके और गवर्नमेंट से जितनी भी डिटेल्स या इंफॉर्मेशन से वो निकलवा पाऊंगी क्या, या निकलवा सकती हूँ क्या। तो हुआ यूं कि ऐसा देखा गया कि देयर इज ऑलवेज अ राइट टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया दैट दे कैन डिमांड फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और द स्टेट, बट द फैक्ट वाज दैट देयर वाज नो ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पार्ट पे तो कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं था कि वो ये इंफॉर्मेशन आपको लाके दे दे। इस बैलेंस को लेकर आने के लिए एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन, जो 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ, जो हमको हमारे ही राइट्स लेने के लिए परमिशंस देता है। मतलब हमें हमारे जो राइट्स अवेलेबल है वो राइट्स अवेलेबल तो पहले से थे। 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21। दोनों आर्टिकल्स ये समझाते हैं कि अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्टेट के अगेंस्ट, या मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो मैं वो इंफॉर्मेशन डिमांड तो कर सकती हूँ। लेकिन क्या मुझे वो राइट्स मिल रहे थे? आंसर है नहीं, मुझे वो राइट मिल नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरे पास राइट तो था, पर किसी स्टेट या गवर्नमेंट के पास उसके अगेंस्ट ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएटेड था। तो इसीलिए क्या किया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया। आर्टिकल नंबर 19 जो राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन है, आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 19 हमें बेसिकली 6 फ्रीडम देता है, जिनमें एक फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एक्सरसाइज ही तब कर पाओगे जब आपने उसके अगेंस्ट में कोई राइट रिसीव किया हो कि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। मुझे एक्सप्रेशन का राइट है, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट सवाल यह है क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में मुझे उतना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या मेरे लिए इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है। तो उस इंफॉर्मेशन को अवेलेबल बनाने के लिए आर्टिकल नंबर 19 को एक्सरसाइज करवाने के लिए 19 के साथ साथ आर्टिकल 19 जो फ्रीडम देता है वो बोलता है सर इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू रिसीव इंफॉर्मेशन एज वेल। तो इसीलिए राइट तो पहले से एग्जिस्टेड था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इस राइट को हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। तो आर्टिकल 19 और 21 जो फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, दैट विल आल्सो इंक्लूड द राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। ये दोनों चीजें मेरे पास अवेलेबल भी होनी चाहिए। तो कहता है ये जो राइट है ये एक्सरसाइज करने के लिए मुझे इस एक्ट को पहले डिटरमाइन करना पड़ा, मुझे इस एक्ट को बनाना पड़ा। 2 केस लॉस है इस चैप्टर के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये राइट्स को डिटरमाइन करके देते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 19 के रिलेशन में स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस राजनारायण। ये जो केस है वो सिर्फ इतना जजमेंट पास करता है कि अगर मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अगर मुझे इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अगर मैं चाहती हूं कि गवर्नमेंट जो काम करे वो मुझे पता लगे,
तो मुझे इंफॉर्मेशन रिसीव करने का राइट भी होना चाहिए. तो दिस particular case passed a judgment that there is a need of a separate act because transparency had to be increased and people had the right to know. इनका लोगों का जो right freedom of expression and speech है, it also includes the right to know. And दूसरा केस ऑफ रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, जो ये बोलता है कि पीपल हैव द राइट टू नो वॉट एवर दे वांट फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी. तो माइंड यू, ये जो एक्ट है ये केवल और केवल आपको पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लाने की परमिशन देता है. ये किसी और अथॉरिटी या किसी पर्सन या किसी लोकल पर्सन या किसी, आप बोल सकते हैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में अप्लाई होने वाला राइट ये नहीं है. ये राइट केवल और केवल किसके लिए है? ये केवल और केवल पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ये राइट है. तो पब्लिक अथॉरिटी से आप जो चाहे वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं. राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू नो एंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू इंफॉर्मेशन. दोनों को देखते हुए केस ऑफ राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड केस ऑफ रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, दोनों हमें ये समझाते हैं कि वी हैव द राइट टू हैव या रिसीव इंफॉर्मेशन. तो कंक्लूजन ये है कि ये जो राइट है ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल है और ये पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही अवेलेबल होगा. सेक्शन नंबर 3, जो पर्सन एंटाइटल्ड है राइट टू इंफॉर्मेशन में, वो कौन है? कहता है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास ही ये राइट है. अगर मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं तो मैं जाके इस राइट का एंटाइटलमेंट ले सकती हूं, वरना नहीं. एक सेक्शन 2 क्लॉज H है, पब्लिक अथॉरिटीज को डिफाइन करता है. पब्लिक अथॉरिटी मतलब कोई भी ऐसी बॉडी या कोई भी ऐसी अथॉरिटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड ईदर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट और इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर कोई ऐसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विच इज नोटिफाइड बाय द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट. इनके पास में ये सारी अथॉरिटीज पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर कवर होती है और इनके पास जाके अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए. तो अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज H की बात करें तो पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन किया है टू इंक्लूड एनी बॉडी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द पार्लियामेंट और बाय द स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली और बाय एनी अथॉरिटी या बाय एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी विच इज अप्रोप्रिएटली नोटिफाइड. सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस पूरे चैप्टर के अंदर, जिससे रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं और ये मेनली इस चैप्टर के अंदर का बेसिक कोर है कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, क्या हम अगर पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो हमें दे देगी? तो टेक्निकली तो हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए एक्सेप्ट फॉर दोज इंफॉर्मेशन जो एग्जम्प्टेड है सेक्शन नंबर 8 के अंदर. वो इंफॉर्मेशन जो सेक्शन 8 में एग्जम्प्ट है, उनमें कभी भी आप इंफॉर्मेशन मांगने भी जाएंगे तो आपको वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होके मिलेगी नहीं. तो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एग्जम्प्टेड है? तो कहता है अगर कोई मैटर नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट का है, एनी नेशनल सिक्योरिटी मैटर, या फिर एनी मैटर विच इज प्रोहिबिटेड बाय सम लॉ, या फिर एनी ट्रेड सीक्रेट, या फिर एनी मैटर रिगार्डिंग प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल फॉरेन गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन, या कोई कैबिनेट मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन या कैबिनेट के पेपर, या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो किसी पर्सन की प्राइवेसी को इन्वेड करती है, जो किसी पर्सन की प्राइवेसी को खत्म करती है. या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि लीगल प्रोसीडिंग को इन्वेड करती है, लीगल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट है, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू एनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन. ये सारे मैटर्स पे कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी. अगर मैं कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहती हूं जो कि मेरे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट मैटर्स में नहीं है, या फिर वो फोरबिडन बाय लॉ है, या फिर वो कोई ऐसा मैटर है जो ट्रेड सीक्रेट है, या फिर कोई मैटर है रिगार्डिंग प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, या गवर्नमेंट के कोई कॉन्फिडेंशियल पेपर्स है, फॉरेन गवर्नमेंट के कोई कॉन्फिडेंशियल पेपर्स है, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि प्राइवेसी को इन्वेड करती है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लीगल प्रोसीडिंग्स को इन्वेड करती है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, इनमें कभी भी आपको कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल होके नहीं मिलेगी.
दिस इज नोन एज सेक्शन नंबर 8। कैसी इंफॉर्मेशन एग्जम्प्टेड है, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डिस्क्लोजर के अगेंस्ट है, जिनके ऊपर कोई डिस्क्लोजर हमें नहीं मिलेगा, ये वो इंफॉर्मेशन आपको लिस्ट दी हुई है। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर इन मैटर्स के लिए गई तो वो एप्लीकेशन हो जाएगी रिजेक्ट। एनी सच एप्लीकेशन विच इज रिसीव फॉर दीज मैटर्स विच इज मेंशन्ड अबव, सच इंफॉर्मेशन और सच एप्लीकेशन शैल स्टैंड रिजेक्टेड। ये जो एप्लीकेशन है ये रिजेक्टेड हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 10 जो कहता है पार्शियल डिस्क्लोजर के बारे में। व्हाट दिस सेक्शन सेज इज दैट अगर आप कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं और वो इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसका एक पोर्शन या एक पार्ट एग्जम्प्टेड है और दूसरा पोर्शन और दूसरा पार्ट एग्जम्प्टेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगी इस इंफॉर्मेशन को डील करने के लिए? तो मैं एक काम करती हूं, इसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाती हूं। मैं ये चेक करती हूं क्या एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल इंफॉर्मेशन से सेपरेट करना पॉसिबल है क्या। अगर एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल इंफॉर्मेशन से सेपरेट करना पॉसिबल है तो मैं एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन को हटा दूंगी, बाकी इंफॉर्मेशन सामने जो यूजर है उसको प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर मेरा ये सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, मेरी ये सेवरेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो मैं पूरी इंफॉर्मेशन को क्या कर दूंगी, रिजेक्ट कर दूंगी। मतलब बेसिकली एंड मेनली देयर आर टू एस्पेक्ट्स व्हिच आर टू बी कंसिडर्ड। क्या कोई सिंगल एप्लीकेशन में कुछ मैटर्स एग्जम्प्टेड और कुछ मैटर्स नॉट एग्जम्प्टेड है क्या? अगर कुछ मैटर्स एग्जम्प्टेड है और कुछ मैटर्स नॉट एग्जम्प्टेड है, तो एग्जम्प्टेड मैटर्स को अलग करना अगर पॉसिबल है नॉन एग्जम्प्टेड मैटर्स से, तो आप ऐसा कर दीजिए, सिर्फ नॉन एग्जम्प्टेड मैटर की डिटेल दे दीजिए, एग्जम्प्टेड मैटर्स को आप हटा दीजिए, उनके रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन अपने आप क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्लिप्स, दैट इज ये हो जाएगी खत्म, लेकिन रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है जिसपे जो दो मैटर्स है उन्हें सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को कर देंगे रिजेक्ट। दिस इज सेक्शन नंबर 10 ऑफ द आरटीआई 2005। पार्शियल डिस्क्लोजर, अगर कोई एप्लीकेशन दो मैटर्स पे है, आधा मैटर एग्जम्प्टेड है जो सेक्शन 8 में लिखा हुआ है, आधा मैटर जो सेक्शन 8 में एग्जम्प्टेड नहीं है, तो एक काम कीजिए, चेक कीजिए वेदर दे कैन बी सेवर्ड। इफ यस, तो सेवरेबिलिटी करके एक्लिप्स कर दीजिए या रिजेक्ट कर दीजिए उस वाले पार्ट को जो एग्जम्प्टेड है और बाकी की इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दीजिए। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को कर देंगे रिजेक्ट। दिस इज सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 8 एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन है और सेक्शन 10 पार्शियल डिस्क्लोजर का सेक्शन है। अगर आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं सेक्शन नंबर 5 पे। क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन किससे मांग रही हूं, पब्लिक अथॉरिटीज से। मैं इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से जब मांग रही हूं तो उसके लिए कुछ ऑफिसर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे ये इंफॉर्मेशन लाके देने के लिए। देयर विल बी सर्टेन ऑफिसर्स हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, उन पर्सन को बोला जाता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उनको हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। देखिए चीजें बड़ी लिंक है। आप ना सेक्शन नंबर 5 के अंदर एक पब्लिक अथॉरिटी को बोल रहे हो कि भैया ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो मांगी है वो लाके दे दो, क्योंकि सिटीजन्स का राइट है। और सेक्शन 6 मुझे सिखाएगा कि मैं एप्लीकेशन फाइल करूंगी किसके पास, पब्लिक अथॉरिटीज के पास, ताकि वो मुझे उस एप्लीकेशन का रिप्लाई या ताकि वो मुझे एप्लीकेशन का एंटरटेन करके और इंफॉर्मेशन जो मांगी है वो लाके दे दे। तो कहता है सेक्शन 5 में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो पर्सन है, पीआईओ वो पर्सन है जो कोई भी एप्लीकेशन जब जाएगी आरटीआई में उसे एंटरटेन करेगा। मतलब अगर मैंने एप्लीकेशन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया दी है तो वो एप्लीकेशन किसको जाएगी, पीआईओ को। और वो पीआईओ जो है उसकी ड्यूटी होगी कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अच्छा, अकेला पीआईओ नहीं चल पाएगा तो उसके साथ एक होता है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये जो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ये असिस्ट करेगा ओरिजिनल पीआईओ को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। सवाल ये उठता है क्या मुझसे मेरा राइट एक्सरसाइज करने के पहले या क्या मुझसे मेरा राइट एक्सरसाइज करते समय आप ये बोल सकते हैं क्या कि आपको ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? आप मुझसे मेरे इंफॉर्मेशन को या मेरे राइट को एक्सरसाइज करते हुए इंफॉर्मेशन देने का कहीं से कहीं कोई कारण पूछ सकते हैं क्या? जवाब है नहीं। नो पब्लिक ऑफिसर कैन डिमांड फॉर रीजंस फॉर सीकिंग द इंफॉर्मेशन। नो पब्लिक ऑफिसर कैन डिमांड फॉर रीजन फॉर सीकिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ,
अगर रीजनेबल है तो एक अलग बात है, इफ इट इज रीजनेबल टू डू सो दैट इज अ सेपरेट थिंग। Then comes section number 6. Section 6 बोलता है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक अथॉरिटीज इंफॉर्मेशन मांग रही है, पब्लिक अथॉरिटीज इंफॉर्मेशन मांग रही है, तो पलट के हम उसे मतलब बेसिकली पब्लिक अथॉरिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। जब पब्लिक अथॉरिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है तो पलट के हम उसे क्या देंगे, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब पब्लिक अथॉरिटी मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जब मैं मांगूंगी, तो मैं मांग सकती हूँ सेक्शन 6 में। पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है वो इंफॉर्मेशन देना सेक्शन 5 में। तो ये क्या बोल रहा है, कोई भी एप्लीकेशन जब किसी भी पर्सन को दी जाएगी, जब किसी पीआईओ को दी जाएगी किसी पर्सन के थ्रू, तो वो हमेशा फीस के साथ दी जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आप आईसीएसआई से अपनी कॉपी कॉल फॉर करते हैं। तो जब आप अपनी कॉपी कॉल करते हैं तो आप आईसीएसआई को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते हैं। आप अप्रोच किसको करते हैं, आप पहले अप्रोच करते हैं किसी ऐसे पर्सन को जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। दैट इज आप आरटीआई की वजह से वो कॉपीज कॉल फॉर कर पा रहे हैं। यू आर कॉलिंग द कॉपीज बिकॉज ऑफ आरटीआई। तो टू द एप्लीकेशन टू एनी पर्सन शैल बी प्रोवाइडेड टू पीआईओ on any matter which is other than exempted, and that would be on payment of certain fees. This will be done through an application which is either handwritten or it is electronic or it may be in any language, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भी हो, उस एरिया की रीजनल लैंग्वेज में भी हो, तो भी ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यू शुड एंटरटेन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो दो सेक्शंस जो लिंक हो रहे हैं वो कैसे हैं? सेक्शन 5 बोलता है पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन देने का ड्यूटी है, लेकिन वो ड्यूटी बाउंड रहेंगे, पर ये नहीं पूछ सकते कि तुम ये जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हो वो क्यों मांग रहे हो, क्योंकि सेक्शन हमको 3 ये समझा के गया है कि इंफॉर्मेशन मांग कौन सकता है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो 6 बता रहा है सिटीजन्स ऑफ इंडिया की ये जो इंफॉर्मेशन मांगने की प्रोसेस है वो हमेशा पेमेंट ऑफ फीस के साथ होगी और एक एप्लीकेशन फाइल करके होगी। और ये जो एप्लीकेशन है वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो हैंड रिटन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, आपको वो एप्लीकेशन एंटरटेन करनी ही पड़ेगी। दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 6। Now we talk about section number 7. Section number 7 is disposal of request. Section number 7 calls for disposal of request. What do you mean by disposal of request? मैंने public information authority या officers को एक particular information मांगी, मैंने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या पब्लिक अथॉरिटीज को एक इंफॉर्मेशन मांगी, मुझे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ड्यूटी सेक्शन 5 में किसकी है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की। कितने दिन में? सदियों लेगा, पूरा जीवन व्यतीत कर देगा इंफॉर्मेशन देने में, कब तक वेट करोगे आप? कहता है अगर आपने असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन मांगी, वो आपको जिस दिन इंफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन दी है उसे 35 डेज के अंदर रिप्लाई करके देगा, 35 डेज। और अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी से ऑफिसर्स को मांगी है तो वो 30 डेज में रिप्लाई करके देगा। रिप्लाई करेगा, हाँ या ना एक अलग बात है। मतलब चाहे वो यहां से एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे 35 डेज में या एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे, पर उसे कुछ तो रिप्लाई देना ही पड़ेगा। कहता है अगर एप्लीकेशन दी है किसी ऐसे पर्सन को जो जिस पर्सन के लिए आप इंफॉर्मेशन जो चाहते हो ना वो उसकी लाइफ और डेथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मतलब इफ द इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू लाइफ ऑफ अ पर्सन, तो 48 आवर्स के अंदर अंदर आप मुझे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे देना। भैया किसी की फांसी है, वो फांसी रुक सकती है अगर आप ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। तो आप इंफॉर्मेशन 30 दिन में प्रोवाइड करोगे, तब तक तो इसने अगला जन्म ले लिया होगा, तब तक तो ये पर्सन मर के वापस दोबारा जन्म ले चुका होगा। आप 48 आवर्स में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो एपीओ को एप्लीकेशन अगर दी गई 35 डेज के अंदर रिप्लाई आएगा, टीआईओ को इंफॉर्मेशन दी गई तो 30 डेज में इंफॉर्मेशन का रिप्लाई आएगा, और अगर लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो 48 आवर्स में 48 घंटे में इंफॉर्मेशन आएगा। और अगर थर्ड पार्टी है कोई, थर्ड पार्टी मतलब कोई भी ऐसा पर्सन अदर देन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हु इज अ पब्लिक अथॉरिटी, अदर देन सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पब्लिक अथॉरिटी, तो ऐसे केस में आपको 40 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा। यू नीड टू रिप्लाई विद इन 40 डेज। So if the application so given is by the third party, तो एप्लीकेशन का रिप्लाई 40 डेज में आपको करना है। अच्छा मान लीजिए आपने एप्लीकेशन दैट इज पब्लिक अथॉरिटी ने इंफॉर्मेशन के लिए जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया, तो
उसे रीजंस बताने पड़ेंगे। आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते हो कि मैं ये इंफॉर्मेशन क्यों मांग रही हूं, पर मैं आपसे ये पूछ सकती हूं कि आप ये इंफॉर्मेशन मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। You need to tell me the reason for rejection. Reason of rejection हमेशा required होता है। और मान लीजिए अगर किसी अथॉरिटी ने कोई रिप्लाई दिया ही नहीं और वो जो टाइम पीरियड था वो लैप्स हो गया, तो इट वुड बी डीम्ड रिफ्यूजल। ये क्या मान लिया जाएगा? दिस विल बी डीम्ड रिफ्यूजल। तो सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 8 ये और सेक्शन नंबर 7, ये 5 सेक्शन हमने सही दे, और 2H अगेन 1 और 3 तो थे ही, तो ये हमने सारे सेक्शंस अभी पढ़ लिए हैं। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो हम आगे बढ़े। आगे बोलता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जो ड्यूटी थी, इस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने अपनी वो जो ड्यूटी है सेक्शन 5 वाली वो नहीं निभाई। उसने आपको एप्लीकेशन का कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली आपको, यहां तक कि उसने रीजंस भी नहीं बताए रिफ्यूजल के, या मान लो कि रिफ्यूजल के रीजंस तो बताए पर वो जेन्युइन नहीं है, या वो रीजन ऑफ रिफ्यूजल बता ही नहीं रहे। अब क्या करेंगे आप? कहता है सेक्शन 20 में पेनाल्टी लग जाएगी उसके ऊपर। पब्लिक, ये पूरा जो एक्ट है ना, ये पूरा एक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन बना हुआ है पब्लिक अथॉरिटीज को ऑब्लिगेटरी करने के लिए कि तुम्हें जो इंफॉर्मेशन मांगी वो तो हमें देनी पड़ेगी। तो कहता है सेक्शन 20 पेनाल्टी का सेक्शन है जो कहता है अगर पीआईओ या तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है या इंफॉर्मेशन झूठी प्रोवाइड कर देता है, झूठी इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करता है, या कोई इंफॉर्मेशन आप जानबूझ के एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, does not accept the application, either does not provide the information or does not accept the application or provides false information or either it obstruct the flow of information। मुझे पता है इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, मैं ये सोर्स का फ्लो ही रोक रही हूं, या फिर किसी दूसरे ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से प्रिवेंट करे, इन सारे के, या इंफॉर्मेशन ही डिस्ट्रॉय कर दे, इंफॉर्मेशन जला डाली, इंफॉर्मेशन को आग लगा दी, ये सारे केसेस में आपको 250 रुपीज पर डे की पेनाल्टी है, बट द मैक्सिमम पेनाल्टी अनफॉर्चुनेटली इज ओनली 25,000। So section 20 talks about penalty on PIO. It states that if the information which is sought for has not been provided, or it has been provided false, or it has not been there are no specific reasons for rejection, or there is obstruction in the flow of information, or the information is destroyed, or any officer is prevented from providing the information which was supposed to be provided, then 250 per day is the penalty, subject to a maximum of rupees 25,000. So this is about section number 20. The next section is section number 19, which talks about appeal. जब भी PIO कोई इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो प्रोड्यूस ना करे या प्रोवाइड ना करे, या उसने जो रिजेक्शन के रीजंस दिए हैं वो बड़े ही वाहियात है, या उसने जो रिजेक्शन के रीजंस दिए वो रिजेक्शन सही नहीं है, तो आप और मैं, दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को मांगा था, वो अब इस ऑफिसर के इंफॉर्मेशन ना देने की वजह से अपील कर सकते हैं। किसको? फर्स्ट अपील टू द सीनियर ऑफिसर्स करेंगे। वो जो फर्स्ट अपील जाएगी वो सीनियर ऑफिसर्स को जाएगी, और वो जाएगी विद इन 30 डेज। ऑल्दो 15 डेज ऑफ सफिशिएंट कॉज जरूर होते हैं जो सेक्शन नंबर 5 के लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से चलते हैं। बेसिकली आप ये बोल सकते हो 30 + 15 डेज ऑफ सफिशिएंट कॉज, या फिर डेट ऑफ रिजेक्शन विच एवर इज अर्लियर, इतने दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो। मतलब या तो अपील मेरी कितने दिन में चली जाएगी, अपील या तो जो मेरी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई तो जिस दिन रिजेक्ट हुई उस वहां से, या फिर जिस दिन वो एप्लीकेशन, जितने दिन में वो एप्लीकेशन एंटरटेन हो जाना चाहिए, जो हमने पीछे सेक्शन 7 के अंदर जो टाइम लिमिट्स पढ़े वो अगर एक्सपायर हो गए, उससे 30 डेज + 15 डेज ऑफ सफिशिएंट कॉज और द डेट ऑफ रिजेक्शन विच एवर इज अर्लियर, आपको ये अपील करने का राइट रहेगा। और अगर मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की है तो ऐसा अपील आप किसको करोगे? सीनियर ऑफिसर को। और मान लीजिए सीनियर ऑफिसर ने भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके नहीं दी, तो जो सेकेंड लाइन ऑफ अपील होती है वो सेकेंड लाइन ऑफ अपील सीनियर ऑफिसर के बाद में होती है 90 डेज के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन कमीशन को। मतलब 19 हमें ये समझाता है कि इफ योर इंफॉर्मेशन विच यू सीक फॉर हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड विदाउट एनी जेन्युइन रीजंस, देन यू कैन फाइल एन अपील टू द सीनियर ऑफिसर।
which shall be filed within 30 days plus 15 days of sufficient cause, or the date of rejection of the application, whichever is earlier. And if the senior officer also does not provide the information, then the second line of appeal can be made to the Information Commission. Now there are two types of Information Commission. One is CIC and the second is SIC. CIC means Central Information Commission and SIC means State Information Commission. जब भी आप information मांगेंगे CIC से, तो CIC क्योंकि सेंट्रल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है जिसको एप्लीकेशन दी जा रही है, और जो सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी है उसे ये एप्लीकेशन आप देंगे। वो अगर एप्लीकेशन क्यों, अच्छा कौन से अपील सीआईसी को कब फाइल होगी? जब पब्लिक अथॉरिटी सेंट्रल हो, और अपील एसआईसी को कब फाइल होगी? जब पब्लिक अथॉरिटी स्टेट हो। तो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 19 which talks about appeal. The next section is section number 9, rejection of request. You cannot ask or demand for any such information which if provided amounts to infringement of any copyright or trademark or formula or any trade secret. अगर मेरी कोई इंफॉर्मेशन मांगने से कोई ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट या किसी भी दूसरे सीक्रेट फॉर्मूला का इंफ्रिंजमेंट होता है, तो मुझे वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट अगर आती भी है तो प्रोवाइड नहीं करना है। ये एडिशनल है। सेक्शन 8 के अलावा और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए के रिस्पेक्ट में? तो उसमें सेक्शन नंबर 9 हमें बोलता है रिजेक्शन हो जाएगा ऐसी रिक्वेस्ट का जो ऐसे किसी रिस्पेक्ट में की गई है जहां आपका फॉर्मूला, पेटेंट, कॉपीराइट ये सब कहीं से कहीं तक इन्फ्रिंज होते हैं। Next is section number 26 which talks about the role of central government और state government. What is the role? देखो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने किसको बाउंड किया? पब्लिक अथॉरिटीज को, और ये जो पब्लिक अथॉरिटीज है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है या तो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है। तो ये जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है इनको आप प्रिपेयर तो करो, पहले इनको एप्लीकेशन दी तो ये एंटरटेन कैसे करेंगे? अभी तक तो सरकारी काम थे, तो सरकारी कामकाज में तो किसी ने कोई डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी मेंटेन करके भी नहीं रखा है, देना तो छोड़ो दूर की बात। तो हम क्या करेंगे? पहले मेंटेन करवाएंगे। उसके लिए सेक्शन 26 बोलता है रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, दैट इट विल एनकरेज द पब्लिक अथॉरिटीज। आप पब्लिक अथॉरिटीज को एनकरेज करेंगे। दूसरा, ये ट्रेनिंग देंगे ऑफिसर्स को। तीसरा, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करेंगे। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिसेमिनेटेड। एंड देन एजुकेशन प्रोग्राम आप डेवलप करो, यूजर गाइड्स दो, डिटेल दो पीआईओ और एपीआईओ की वेबसाइट्स पे, जो भी अवेलेबल वेबसाइट्स है उन पे आप डिटेल्स वगैरह दो। मतलब आप पीआईओ कौन होंगे वो जनता को बताओ, एपीआईओ कौन होंगे वो जनता को बताओ, जनता के लिए यूजर गाइड बनाओ। खुद अथॉरिटी पीआईओ के लिए आपको एक यूजर गाइड बनानी ही पड़ेगी क्योंकि वो दे आर वेरी न्यू एंड रॉ टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम नाउ। एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाओ। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसको एक्ट इंप्लीमेंट करवाना था? सेंट्रल सिटीजंस के लिए, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने लेवल पे यूजर गाइड बनाएगी, ट्रेनिंग देगी ऑफिसर्स को, एनकरेज करेगी पब्लिक अथॉरिटी को कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करके रखे। कल को मैं इंफॉर्मेशन मांगने जाऊं और वो बोलेगा है ही नहीं मेरे पास इंफॉर्मेशन, तो मैं क्या बोलूंगी उसको कि तुम्हारी ड्यूटी होनी चाहिए? तो वो कब बोल पाऊंगी? जब मैंने उसे उतना अपॉर्चुनिटी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको उतना सपोर्ट है तब। तो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर this is about section number 26 which states role of central government and state government. अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है, सेक्शन नंबर 4, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। देखो, मैं पीआईओ हूं, तुमने गवर्नमेंट के नाते एक रूल बना दिया और बोल दिया अब से इंफॉर्मेशन देना हमारी जवाबदारी है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम अ पीआईओ एंड आई नीड टू गिव इंफॉर्मेशन, आई कैन अंडरस्टैंड, पक्का मैं समझ रही हूँ ये चीज। लेकिन सेक्शन 4 ऐसा बोलता है कि ठीक है, इंफॉर्मेशन देना है तो बेचारों को सांस लेने का टाइम तो दो, बेचारों को इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करने का टाइम तो दो। तो अब पब्लिक अथॉरिटी की क्या ड्यूटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ट्रेनिंग दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो हमें समझा दिया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना के कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रोटेक्ट करके या मेंटेन करके रखनी है। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट कर चुकी है। अब मैं क्या करूं? तो अब
मैं क्या करूंगी, मेरी ऑब्लिगेशन क्या है, मेरी मतलब पब्लिक अथॉरिटी की। तो कहता है पब्लिक अथॉरिटी की ऑब्लिगेशन है 120 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन पब्लिश करे। कहां से 120 दिन? मैंने आपको बोला था ये एक्ट 12 अक्टूबर को इफेक्टिव हुआ, लेकिन ये बंद 15 जून को ही गया था। तो 15 जून से लेकर 12 अक्टूबर तक 2005 तक ये जो बीच का जो टाइम पीरियड है वो इसीलिए रखा गया ताकि आप इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करें। तो ये क्या बोलता है, आप हायरार्की बना लीजिए, आप एम्प्लॉइज कौन रखना है वो डिटरमाइन कर लीजिए, एम्प्लॉइज के वर्किंग आवर्स क्या होंगे वो देख लीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, डिसीजन मेकिंग क्या होंगे, डायरेक्टरी बना दीजिए, डायरेक्टरी वो बता दीजिए, रेम्यूनरेशन बता दीजिए, पीआईओ कौन होंगे वो बता दीजिए, इनकी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दीजिए। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी ऑब्लिगेशन है किसकी, पब्लिक अथॉरिटी की। एग्जाम में अगर ऑब्लिगेशन है तो सेक्शन 4 लिखना, लेकिन एग्जाम में अगर ड्यूटीज पूछ ली जाए तो आप लिखना ड्यूटी वो है जो सेक्शन 7 में है। व्हाट इज सेक्शन 7? इतने दिन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। ड्यूटी वो है जो सेक्शन 8 में है कि ये इंफॉर्मेशन एग्जाम्प्ट से प्रोवाइड ही मत करो। ड्यूटी वो है जो सेक्शन 9 में है कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मत करो। ड्यूटी वो है कि आपको जब ये एप्लीकेशन मिल गई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो आपको 5 दिन के अंदर उसे कंसर्न ऑफिसर को भी देनी है। मैम इसका मतलब क्या? मतलब ये कि मैं इनकम टैक्स अथॉरिटी से कोई इंफॉर्मेशन चाहती हूँ तो पीआईओ को एप्लीकेशन मिलेगी, पर पीआईओ इज नॉट द राइट पर्सन जिसके पास ये एप्लीकेशन के अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन लाएगी कहां से? वो इंफॉर्मेशन कहां से लाएगी? पीआईओ इंफॉर्मेशन लाएगा इनकम टैक्स ऑफिसर से। तो इनकम टैक्स ऑफिसर को एप्लीकेशन देनी भी तो पड़ेगी। 5 दिन का टाइम दिया है, 5 डेज के अंदर ये एप्लीकेशन आप उन्हें दे दीजिए। दिस इज द ड्यूटीज ऑफ पीआईओ। ये ड्यूटीज है पीआईओ की। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस है जैसे सेक्शन 12 और 13, क्योंकि ये बहुत जनरलाइज्ड एक्ट है तो कहता है सीपीसी के मेथड्स इस पे बाउंड नहीं होंगे। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स मत लगाने बैठना, सीपीसी 1908 के प्रोसीजर्स इस पे नहीं लगेंगे। इनके खुद के रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स हो सकते हैं। ये ऐसा भी कह रहा है कि इनके जो ट्रिब्यूनल्स हैं, अथॉरिटीज हैं, उनके पास ये पावर है कि वो अपने खुद के रूल्स बना ले, बट इट नीड्स टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सुनो तुमको तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं ही देंगे और सुनो तुमको ये इन्फॉर्मेशन देने से बाढ़ कर रहे हैं या तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। आप ऐसे डायरेक्टली फैसला नहीं सुना सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड लगानी पड़ेगी। कल को आप किसी पर्सन के अगेंस्ट अपील कर रहे हो तो पहले उसे उसको भी बोलने का मौका दो। इसी को प्रिंसिपल जस्टिस बोलते हैं, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल बोलते हैं। वी ऑल नो दिस। तो इनके पावर्स में डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आता है, ओथ में एफिडेविट क्रिएट कराना आता है, पब्लिक रिकॉर्ड्स का एक्सेस आता है, इंश्योरिंग दैट इशूइंग दैट इंक्वायरी कमीशन शुड बी देयर, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीज मेक श्योर कि आप सेक्शन 12, 13, 15, 16 मॉड्यूल से पढ़ ले। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। सीआईसी, एसआईसी कैसे बनती है? देखो इनके ऑफिसेस जो हैं वो न्यू दिल्ली में है। सीआईसी को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट। एसआईसी को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब बेसिकली गवर्नर। पर इनके काम करने के तौर तरीके दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताती है, चाहे वो सीआईसी हो चाहे एसआईसी हो। काम करने के तौर तरीके कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। लेकिन अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी प्रेसिडेंट के थ्रू सीआईसी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू एसआईसी अपॉइंट करेगी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है आरटीआई के? तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। अकाउंटेबिलिटी देनी है, मतलब हमें कोई तो ऐसा चाहिए था जिसको हम रिस्पॉन्सिबल बना पाए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए और फेयरनेस चाहिए। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मेनली यही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एसआईसी और सीआईसी को जरूर से मॉड्यूल से आप एक बार देख लीजिएगा। दिस फिनिशेस विद योर आरटीआई, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये आपका आरटीआई यहां पर खत्म होता है। थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ जी, आपका कॉल आ रहा था बार बार। आप कौन बोल रहे हैं? नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर। ओके ओके, कोई बात नहीं।
Okay, all right. Good afternoon, good evening, and good morning as per the time you are watching the video. This is Law of Tort. Tort is a very small chapter, but yet it is an important chapter. एग्जाम में इस चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छे खासे हैं. इस अटेम्प्ट के अंदर हमने देखा था दिसंबर 25 में कि पिछले कई अटेम्प्ट से ज्यादा वेटेज टॉट को दिया हुआ है. द रीजन इज वेरी सिंपल. दे हैव ओमिटेड सर्टेन चैप्टर्स एंड नाउ दे वांट टू शिफ्ट द वेटेज. सो वन ऑफ द चैप्टर व्हिच दे सिलेक्टेड टू पुट इन द वेटेज इज टॉट. सो लॉ ऑफ टॉट इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज इट इज अ वेरी सिंपल चैप्टर. छोटा भी है तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते. आपने ईटी के अंदर भी टॉट को पढ़ा है, आपने अभी तक ये पढ़ा होगा और आपको ये पता होगा कि टॉट बेसिकली इज अ वर्ड यूज फॉर सिविल रॉन्ग. मतलब टॉट का मतलब क्या होता है? कोई सिविल रॉन्ग. टॉट का मतलब बेसिकली सिविल रॉन्ग होता है. नाउ एक जो बेसिक बात हम समझते हैं टॉट को लेकर वो ये है कि लॉ ऑफ टॉट कोई अलग से लॉ नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए हैं. तो द वर्ड टॉट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फ्रेंच वर्ड टॉट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड व्हिच इज टॉटम इन लैटिन एंड सिविल रॉन्ग इन इंग्लिश. So basically tort means civil wrong. So in any case any act is done by a person which causes any injury to another person, then the compensation can be claimed in tort. That is, there are two important aspects of tort. One is there should be wrong and second is there should be injury because of that wrong. तो ये जो injury है वो अगर नहीं होती है तो कोई tort created नहीं होगा. जो पर्सन टॉट करता है, जो पर्सन गलत करता है उसे हम टॉट फीजर बोलते हैं. टॉट फीजर इज अ पर्सन हु कमिट्स टॉट. अच्छा, इस बेसिस पे अब यहाँ पूरे टॉट चैप्टर के अंदर आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है. एक तो इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं और दूसरा इसके अंदर काफी सारे केस लॉ हैं जो आपको विथ नेम याद होने चाहिए. There is no exception and excuse to the fact that you do not remember the name of the case laws in this particular chapter. So it is important for you to remember. Obviously, will not be able to learn each and every case law with the name. फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स तो हम सबके पढ़ेंगे, पर हाँ कुछ ऐसे केसेस है जो स्पेशली जो मैंने यहाँ नोट्स पे लिखे हैं वो तो आपको लिखने ही है, वो आपको पढ़ने ही है कंपल्सरीली. देखिए क्या बोलता है, कहता है इंजूरिया सिने डैमनो. व्हाट डू यू मीन बाय इंजूरिया सिने डैमनो? इंजूरिया मीन्स इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट, सिने मीन्स विदाउट एंड डैमनो मीन्स डैमेजेस. इफ देयर इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट बट देयर इज नो डैमेज, स्टिल इट इज अ टॉर्ट. If, again mark my words, if there is an infringement of right but there is no damage, still it is going to be considered as tort. अगर कोई फंडामेंटल राइट खत्म होता है, अगर मेरा कोई इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट होता है तो चाहे उससे मुझे इंजुरी हुई हो चाहे मुझे उससे इंजुरी नहीं हुई हो, ये दोनों केसेस में वो टॉर्ट है और है. So any infringement of right, irrespective of the fact that it does not cause injury, still it is a right infringed and therefore it would be covered under tort, and therefore when it is covered under tort there will be compensation claimed for the same. Compensation तो claim करेंगे ही. तो एक केस हुआ था, केस का नाम था एशबे वर्सेस वाइट का. एशबे वर्सेस वाइट के केस में ऐसा बोला हुआ है कि एक सिटीजन थे, एक पर्सन थे, यूके के सिटीजन थे, एशबे नाम था उनका. उन्हें वोट डालना था पर उन्हें वोट डालने से रोका गया. क्या कोई इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट हो रहा है? यस, देयर इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट. अब जब ये वोट नहीं डालने गए तो उसके बाद वोटिंग के रिजल्ट्स आए और जिस कैंडिडेट, कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जीत गया, इन्होंने बोला मुझे वोट नहीं डालने दिया, मेरे इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ है. तो कोर्ट्स के अंदर ये बात रखी गई, जिस ऑफिसर ने इन्हें वोट नहीं डालने दिया था उसने क्या बोला कि देखो आप अगर वोट डालते भी तो उसी पर्सन को डालते जो जीता है, तो आपको अलग से कोई इंजुरी नहीं हुई है, आपके वोट ना डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा. डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर. इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट तो है ना, चाहे डैमेज या इंजुरी हुई हो चाहे डैमेज या इंजुरी नहीं हो, वो टॉर्ट तो है. अगर कोई इंजुरी है, दैट मींस अगर कोई इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट है तो भले ही चाहे उसमें डैमेज नहीं हुआ हो, भले ही चाहे वही पर्सन जीता है जैसे हम वोट डालते, तो भी आपने हमारा राइट तो छीना. क्योंकि आपने हमारा राइट छीना, ये टॉर्ट तो है ही. Second is damno sine injuria, which is just the opposite. There is damage, but there is no infringement of right. क्या इसे आप tort बोल सकते हैं? Answer is no.
आपको डैमेज हुआ आपने माना, पर इस डैमेज के अगेंस्ट में, इस इंजरी के अगेंस्ट में कहीं कोई राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, तो ये टॉर्ट नहीं है। एग्जाम्पल, अगर एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हुआ कोई टीचर कोई बाजू में कोई एक नई कोचिंग खोल दे और इस कोचिंग में जहां वो पहले पढ़ाता था वहां के बच्चे उस दूसरी कोचिंग में शिफ्ट हो भी जाए और पहले वाली कोचिंग वाले को नुकसान भी हो जाए, तो भी उसे टॉर्ट नहीं बोला जाएगा। नुकसान हुआ पर क्या कोई इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट है? नहीं, बल्कि इससे तो उल्टा जिसके कोचिंग खोलने से आप उस पे केस कर रहे हो ना, उसका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हो रहा है। वो क्यों ना कोचिंग खोले, वो तो इंडिपेंडेंट है ना। इंडिया में आर्टिकल नंबर 19 तो हमें फ्रीडम देता ही है कि हम कहीं पे भी जहां चाहे वहां अपनी मर्जी का प्रोफेशन कैरी कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट यू कॉल इट एज टॉर्ट? तो वो टॉर्ट नहीं होगा। इसका केस पढ़ा था, केस का नाम था रे ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल। एक टीचर थे, शी वाज टीचिंग इन अ स्कूल, और उन्होंने, शी या ही जो भी है, उन्होंने कोई दूसरा स्कूल खोल लिया और इधर के स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे वो उधर चले गए। क्या इसे टॉर्ट बोलेंगे हम? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट है क्या? नहीं। अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं है तो इंजुरी हो भी गई हो या डैमेज हो भी गया हो तो वो टॉर्ट नहीं है। तो आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे? इफ देयर इज अ infringement of right, whether there is damage or not, it is a tort। मतलब infringement of right है, हाँ, तो डैमेज नहीं भी है तो भी टॉर्ट है। infringement of right है, हाँ, डैमेज भी है तो टॉर्ट है ही, और infringement of right नहीं है, डैमेज है भी तो टॉर्ट नहीं है। The next is vicarious liability of the state। vicarious liability का मतलब होता है, सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो, करे कोई और भरे कोई। विकैरियस लाइबिलिटी का मतलब है गलती मेरी और भुगतेगा कोई और, करे कोई और भरे कोई वाली लाइबिलिटी होती है विकैरियस लाइबिलिटी। किसी की गलती खामियाजा कोई और भुगत रहा है, दैट इज नोन एज विकैरियस लाइबिलिटी। विकैरियस लाइबिलिटी मतलब एक पर्सन की लाइबिलिटी कोई दूसरा पर्सन बेयर कर रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन का एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशन रख रहा हो। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब मास्टर सर्वेंट रिलेशन हो। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब पार्टनर्स का पार्टनरशिप वाला रिलेशन हो। तो देखिए, विकैरियस लाइबिलिटी सारे पर्सन पे कैसे लगती है? कहता है सर अगर फर्म है तो फर्म का हर पार्टनर एक पार्टनर की गलती का सजा भुगतेगा ही भुगतेगा। एक पार्टनर की गलती बाकी सारे पार्टनर्स पे भारी पड़ेगी ही पड़ेगी। एक केस हुआ था हैमलिन वर्सेस हॉस्टन एंड कंपनी। एक पार्टनर था पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म के एक पार्टनर ने रिश्वत ली। क्या सारी की सारी फर्म रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी? यस। बाकी सारे लोगों ने रिश्वत नहीं भी लिए तो भी वो लोग रिस्पॉन्सिबल हो ही जाएंगे। वाई? क्योंकि टॉर्ट है, क्योंकि विकैरियस लाइबिलिटी है। सो इन पार्टनरशिप any one partner is liable for the act done by other partners, so if one partner takes bribe the other partner shall also be held liable। कौन सा केस है? हैमलिन वर्सेस हॉस्टन एंड कंपनी। सेकेंड केस है प्रिंसिपल एजेंट का, लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ एंड कंपनी का केस था। हुआ यूं, एक कंपनी थी जिसने एक पर्टिकुलर पर्सन को एजेंट अपॉइंट किया किसी क्लाइंट के लिए कि ये पर्सन इनका घर सेल करवा देंगे। अभी जो लेडी थी इनका घर इनके नाम पे था, इस घर को सेल कराने के लिए कंपनी की तरफ से इनको जो एजेंट अपॉइंट किया गया, उस एजेंट ने इस लेडी को कन्विंस किया। क्या कन्विंस किया? कि आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, क्योंकि आप फीमेल हो, आपके नाम पे इजीली प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पाएगी, आप ही प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। प्रॉपर्टी मेरे नाम करके मैं प्रॉपर्टी को बेच के आपको जो भी अमाउंट आएगा वो दे दूंगा। लेडी ने प्रॉपर्टी उस एजेंट के नाम पे कर दी। उसके बाद से न तो वो एजेंट मिल रहा है, न उसका कोई अता पता है। अभी लेडी चाहती है कि वो कंपनी पे केस करे, तो क्या कर सकती है? आंसर इज यस। द कंपनी एक्टेड एज एजेंट, the company acted as agent and the company acted as principal and the person appointed was the agent। तो 100% ये केस किया जा सकता है। तो ये जो केस है कौन सा वाला? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। इसमें लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ एंड कंपनी का केस है ये, जिसके अंदर विकैरियस लाइबिलिटी एस्टैब्लिश होती ही है। Next is master and servant। सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नदर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। पेट्रोल पंप पे आग लगी क्योंकि कोई सर्वेंट ने वहां पर स्मोक करके जलती हुई माचिस वहीं पे डाल दी।
तो इंश्योरेंस कंपनी किसकी गलती मानेगी? बोला सर ये गलती किसकी है? उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो आपने अपॉइंट किया था, जो आपने हायर किया था। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये किससे क्लेम मांग सकती है? इस कंपनी से, नदर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी से। क्यों? क्योंकि इनका जो एम्प्लॉय है वो अगर कुछ गलत करता है, इनका जो सर्वेंट है वो अगर कुछ गलत करता है, तो भी लाइबिलिटी किस पे आएगी? मास्टर के ऊपर आएगी ही आएगी। Then comes independent contractor. Then comes independent contractor. What is independent contractor? या रादर मुझे पूछना चाहिए who is an independent contractor? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो आपको आपके तरीके से, आपके लिबर्टी पे काम करने की परमिशन देता है। मतलब अ पर्सन इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर व्हेन ही डज हिज व्हाटएवर द टास्क ही हैज डन इज डन इन या विद इन देयर ओन लिबर्टी। मतलब अगर मैं अपने घर पे कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करूं और उस कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे कोई से फॉर एग्जांपल मैंने घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका कोई प्लम्बर आया या इलेक्ट्रिशियन आया और मेरे यहाँ पे आके कुछ गलत कर दिया, तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर लायबल होगा क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था। पर अगर मान लीजिए उस एम्प्लॉय को, उस प्लम्बर को या उस इलेक्ट्रिशियन को मैंने खुद ने किसी पे के पास से अपॉइंट करवाया होता, तो फिर वो जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कभी भी लायबल, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो बोलता है सर एम्प्लॉयर कब लायबल होगा फॉर द एक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर? जब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है एंड इज वर्किंग अंडर द एम्प्लॉयर। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट है, वो फ्रीली काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट उसने नहीं किया है, तो फिर वो जो एम्प्लॉयर है वो खुद लायबल हो जाएगा। देखो, गुड्स परचेज इंक्लूडिंग डिलीवरी, देन एम्प्लॉयर इज लायबल। मतलब मैंने गुड्स परचेज किए बोल के कि आप मेरे घर तक मुझे होम डिलीवरी लाके देना, तो फिर रास्ते में आते हुए गुड्स अगर ट्रक में आ रहे थे और ट्रक पलट गया तो आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। लेकिन अगर मैंने सिर्फ गुड्स परचेज की और बोला डिलीवरी आप करवा दो, आपके डिमांड पे मैंने डिलीवरी करवाई, और अगर ऐसा हुआ कि आपके डिमांड पे डिलीवरी करवाने में मेरा जो ट्रक है वो पलट गया, तो ऐसे केस में अब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी क्योंकि आपके डिमांड पे मैंने ये काम किया था। तो ये थी विकैरियस लायबिलिटी ऑन अदर पर्सन। अब बात आती है विकैरियस लायबिलिटी की, क्या ये स्टेट पे भी अप्लाई होंगी? क्या विकैरियस लायबिलिटी स्टेट पे एप्लीकेबल होती है? क्या विकैरियस लायबिलिटी किसी स्टेट के ऊपर अप्लाई होती है क्या? तो सवाल यह है कि सर यूजुअली इंडिया में अगर देखा जाए, देखिए इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे हम। विकैरियस लायबिलिटी जनरली इंडिया में स्टेट पे अप्लाई हो ऐसा कोई लॉ नहीं है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट की डेफिनेशन में जो कवर होती हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस या बॉडी पे विकैरियस लायबिलिटी कभी भी नहीं आती। लेकिन इंग्लैंड में स्टेट के ऊपर विकैरियस लायबिलिटी आती है, ऐसा क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 ने बोला। तो आपको पता ही है हमने काफी सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में डिराइव ही की है हमारे यूएस और यूके से। तो यूएस से जो चीज इंग्लैंड में जो लिखा है वो कहीं ना कहीं अगर कंसिडर करें तो इंडिया में ना दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कंक्लूजन तो ये, इंडिया में जो दो कंक्लूजन निकलते हैं उसमें पहला कंक्लूजन ये कि अगर आप स्टेट को लायबल बनाना चाहते हो तो आप ये चेक करो कि जो फंक्शन है वो सोवरीन है कि नॉन सोवरीन। अगर आप इंडिया में स्टेट को लायबल बनाना चाहते हो तो आप ये चेक करो कि जो फंक्शन है वो सोवरीन है कि वो नॉन सोवरीन फंक्शन है। अगर जो फंक्शन है वो नॉन सोवरीन है, अगर जो फंक्शन है वो सोवरीन नहीं है, तो फिर स्टेट की विकैरियस लायबिलिटी आएगी। लेकिन अगर सोवरीन फंक्शन है तो स्टेट की विकैरियस लायबिलिटी नहीं आएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सोवरीन फंक्शन है इसका मीनिंग क्या है? What is the meaning of sovereign function? तो मैं आपको बता दूं, सोवरीन फंक्शन का मतलब होता है ऐसा कोई भी फंक्शन जहां पर मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट होती है स्टेट की। जहां पर भी मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट होती है स्टेट की, उसको सोवरीन फंक्शन बोलते हैं। जैसे पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है, जैसे IRCTC इज ओनली एंड ओनली रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही रन होता है। तो ये जो फंक्शंस है ना, इन्हें सोवरीन फंक्शन बोला जाता है। दीज फंक्शंस आर कॉल्ड सोवरीन फंक्शंस। ये केस में विकैरियस लायबिलिटी मोनोपोली होने की वजह से नहीं आती, लेकिन अगर अदरवाइज सोवरीन फंक्शंस है, नॉन सोवरीन फंक्शंस है मतलब, तो विकैरियस लायबिलिटी स्टेट पे आएगी। एक केस था इसमें, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती।
केस में क्या हुआ था, उदयपुर के एक कलेक्टर थे जिनके ड्राइवर थे जिन्होंने गाड़ी से किसी टीचर को टक्कर मार दी। अब जब ये टक्कर मारी तो वो जो टीचर थे उनकी डेथ हो गई, तो उनके जो रिलेटिव थे विद्यावती, उन्होंने ये केस फाइल किया कि आपके गाड़ी से हमारे किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है तो स्टेट हमें कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करे। कोर्ट में जब ये बात गई तो कोर्ट ने भी बोला कि ड्राइविंग कोई सोवरीन फंक्शन नहीं है, ड्राइविंग इज नॉट अ सोवरीन फंक्शन, एंड सिंस ड्राइविंग इज नॉट अ सोवरीन फंक्शन द स्टेट शैल बी हेल्ड लायबल, तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया। एक और केस हुआ था कस्तूरीलाल रलियाराम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। हुआ यूं, एक पर्सन थे जो गोल्ड और सिल्वर का बिजनेस करते थे। जब ये गोल्ड और सिल्वर का बिजनेस करते थे तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक गोल्ड और सिल्वर ट्रांसमिट करके लेके जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एक सोवरीन फंक्शन है, क्या पुलिस के अलावा और कोई आपकी गाड़ी को चेक कर सकता है, रोक सकता है? नहीं, तो ये सोवरीन फंक्शन है। तो हुआ क्या, उनको रोका गया और ये चेक किया गया कि इनके पास बहुत सारा गोल्ड है, और क्योंकि डाउट थे तो पेपर दिखाते वहां तक के लिए इनका जो गोल्ड है उसे डिटेन कर लिया गया, और डिटेन करके उन्हें अपने पास रख लिया गया, पुलिस वालों ने अपने पास रख लिया। बाद में पेपर दिखा के प्रूव हुआ कि ये जो गोल्ड है वो इसका बिलोंगिंग है खुद का, तो उसे छोड़ दिया गया। और जब इसे छोड़ दिया गया तो जब इसने वापस गोल्ड सिल्वर क्लेम किया तो देखा गया कि गोल्ड तो उसमें से गायब है, सिर्फ सिल्वर है। अब ये किस पे केस करना चाह रहा है? स्टेट पे, कि तुम मुझे मेरा सोना दो। क्यों? क्योंकि स्टेट के एम्प्लॉइज है वो पुलिस वाले, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इज ऑफ द स्टेट। तो बोले सर तुम्हारे एजेंट ने किया, तुम उस पूरी अमाउंट का रिकवरी मुझे दो। तो कोर्ट में जब ये डिसीजन गया तो कोर्ट ने बोला ये सोवरीन फंक्शन है, इसके ऊपर आप स्टेट की विकैरियस लायबिलिटी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुई विकैरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट की बात। अब रेमेडीज क्या क्या है टॉर्ट में? there are certain remedies in tort. There are certain remedies in tort. एक सेकेंड, रेमेडीज क्या क्या है टॉर्ट में? ओके, देखिए पहली रेमेडी जो टॉर्ट में अवेलेबल है वो है जुडिशियल, और दूसरी जो रेमेडी अवेलेबल है टॉर्ट पे वो है एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज जुडिशियल रेमेडीज मतलब वो रेमेडीज जो हमें लॉ ने अवेलेबल करा के दी, और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज मतलब वो रेमेडीज जिसमें लॉ का या कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जुडिशियल रिलीफ रेमेडीज अवेलेबल इन द कोर्ट, दैट इज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, डैमेजेस, इंजंक्शन। इनको हम पहले समझते हैं। देखिए जुडिशियल रिलीफ सबसे पहले जुडिशियल रिलीफ में स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब मेरी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूं कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी या ऐसा समझिए आप कि मान लीजिए मेरी गाड़ी से आपको टक्कर लग गई, आपको जब टक्कर लगी तो आपकी गाड़ी में डेंट आ गए। अभी जो रिपेयर है आपको वापस अपनी गाड़ी उसी पोजीशन में चाहिए जैसी पहले थी, क्योंकि मेरी गलती है, मैंने भुगता है, मैंने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी है। तो स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन मतलब क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी, आपकी गाड़ी डैमेज हुई, आपको वो गाड़ी उसी पोजीशन में चाहिए जैसी पोजीशन में वो पहले थी। इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी।
सेकेंड इज डैमेजेस, क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी, आपको जो इंजरी हुई है, आप क्या कर रहे हो, जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी को टक्कर मारी, गाड़ी वैसी ही पोजीशन में लाके देना क्या होता है, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। लेकिन मान लीजिए मैंने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों को अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई, उन्हें मेडिकल एक्सपेंसेस प्रोवाइड कराना, ये होता है डैमेजेस। होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा हो। होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो लॉसेस हैं, जो प्रॉपर्टी के जो लॉसेस है उनको मेक गुड करके दो, और डैमेजेस का मतलब होता है कि अगर आपने कोई इंजरी आपको हुई है तो उसका कॉम्पनसेशन मांगा है, ठीक। नेक्स्ट इज इंजंक्शन, किसी को ये काम करने ही मत दो, मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल गाड़ी को आपने टक्कर मार दी, अब उसके बाद में आपको कहा जा रहा है कि आप अपना लाइसेंस, आपका लाइसेंस हम बैन करेंगे, क्योंकि इंजंक्शन आपको, क्योंकि आप बार बार गाड़ियों को टक्कर मारते जा रहे हो, तो इंजंक्शन है। इंजंक्शन मतलब बैन कर देना, आपको गाड़ी चलाने से हम क्या कर रहे हैं, बैन। तो ड्राइवर का लाइसेंस अगर कैंसिल कर दिया, दिस इज नोन एज इंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल रिलीफ। व्हाट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल रिलीफ? एक्स्ट्रा जुडिशियल रिलीफ मतलब आउटसाइड द कोर्ट। इसमें सबसे पहले आता है सेल्फ डिफेंस, इसमें सबसे पहले आता है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस इन ऑर्डर टू सेव समवन या वन सेल्फ, सेल्फ डिफेंस कैन बी ए रेमेडी, मतलब आप अपने आप को बचाने के लिए कोई काम कर रहे हो तो यू कैन डू इट। देन डिस्ट्रेस डैमेज फेसेंट। व्हाट इज डिस्ट्रेस डैमेज फेसेंट? किसी और की कैटल अगर मेरे फील्ड में घुस गई हैं और मैंने उन कैटल्स को फील्ड से हटाने के लिए, या मान लो मैंने उन कैटल्स को बंदी बना लिया कि जब तक आप मेरा डैमेज नहीं दोगे मैं आपको आपकी कैटल्स वापस नहीं दे रही हूँ, दिस इज डिस्ट्रेस डैमेज फेसेंट। Then abatement of nuisance. What is abatement of nuisance? Abatement of nuisance मतलब कोई फालतू चीजें हैं जिसको आप दूर करो, जैसे मैं लाउड स्पीकर बंद कराना चाह रही हूँ, लाउड म्यूजिक 10 PM के बाद में बहुत न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और मैं चाह रही हूँ कि ये बंद हो जाए, दिस कैन बी एन एक्शन टेकन अगेंस्ट दिस। देन प्रिवेंटिंग ट्रेसपासिंग, मतलब मेरी जो जमीन है उसमें से आप अननेसेसरीली निकल रहे हो, दैट इज नोन एज ट्रेसपासिंग। स्टॉपिंग समबडी फ्रॉम एंटरिंग इनटू समबडीज प्रॉपर्टी। एंड देन री एंट्री ऑन लैंड, मतलब अगर आप मेरी प्रॉपर्टी में घुस गए और मैं आपको हटवा रही हूँ वहां से, आप मेरी प्रॉपर्टी मेरी लैंड में घुसे हुए और मैं अपनी प्रॉपर्टी क्लेम वापस करने के लिए आपको वहां से हटा रही हूँ। रिकैप्चरिंग ऑफ गुड्स, मतलब मेरे गुड्स आपके पास है और मैं वो गुड्स आपसे वापस मांग रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंसरिया। मेंसरिया मतलब गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड। हर एक्ट में, हर लॉ में, हर जगह पर मेंसरिया इंपॉर्टेंट होता है। हर एक्ट में, हर लॉ में, हर जगह पर मेंसरिया इंपॉर्टेंट होता है, मतलब गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड होगा तो ही गलत मानेंगे, नहीं होगा तो गलत नहीं मानेंगे, ये हर जगह पर इंपॉर्टेंट है। Actus non facet rem nisi mens et rea, मतलब एनी पर्सन हु एक्ट क्रिएट्स नो गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड। लेकिन टॉट में एक्टस रियस नहीं लगता, टॉट में मेंसरिया नहीं लगता। टॉट आपने विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म किया है तो भी वो अप्लाई हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ टॉट थे, सबसे पहला तो बैटरी। बैटरी मतलब फिजिकल फोर्स अगर आप किसी से यूज कर रहे हो, जिसमें एक केस था स्टैनले वर्सेस पवेल। स्टैनले वर्सेस पवेल के केस में अगर कोई पर्सन किसी को हिट करता है और उससे गलती से गोली लग के पेड़ की टहनी गिर जाती है उसके ऊपर, तो आप इसे इनडायरेक्ट हिट है, ये इसे बैटरी नहीं कह सकते हो। दिस इज ओनली एन इनडायरेक्ट हिट, इसको बैटरी नहीं कह सकते हो। बैटरी में हमेशा डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है। मैंने अगर आपको थप्पड़ मार दिया, मैंने अगर आपको धक्का दे दिया, दिस कैन बी टर्म्ड एज बैटरी। फॉलिंग ऑफ अ ट्री ट्रंक ड्यू टू गन शॉट ऑन समवन इज नॉट अ बैटरी। टेकिंग समवन ऑन अ लोडेड गन पॉइंट शैल ऑल्सो अमाउंट टू बैटरी, यस, क्योंकि फिजिकल फोर्स तो लगा है ना, अपने भले ही चाहे अपने गन चलाई नहीं है पर वो फोर्स तो लगी गया है। बैटरी बेसिकली इज बॉडीली हार्म। अच्छा, असॉल्ट क्या होता है? बैटरी कमिट करने के लिए डराना इज नोन एज असॉल्ट। बैटरी कमिट करने के लिए डराना इज नोन एज व्हाट? असॉल्ट। अच्छा, बैटरी और असॉल्ट दोनों इट शैल अमाउंट टू व्हाट? क्राइम, अगर वो इंटेंशनली किए हैं। ऑब्वियसली टॉट तभी होगा जब अनइंटेंशनल होगा, इंटेंशनल है तो ये क्राइम ही हो जाएगा। फिर
फिर एक होता है बॉडीली हार्म, हार्मिंग समवन फिजिकली, मतलब बैटरी में हम क्या करते हैं, बॉडीली हार्म करते ही है, मतलब अगर आपने सच में किसी को मार दिया तो दिस बिकम्स अ बॉडीली हार्म। नर्वस शॉक, किसी को इमोशनल टॉर्चर करना, किसी को मेंटल एगनी देना, हार्म करना, दैट इज नर्वस शॉक। एंड देन फॉल्स इंप्रिजनमेंट। व्हाट इज फॉल्स इंप्रिजनमेंट? फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब किसी को झूठ बोल के इंप्रिजन करवा देना, डिटेन करवा लेना। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग कन्फाइनमेंट। सूट कैन बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर फॉर दिस। मलिशियस प्रोसिक्यूशन, किसी पे झूठे इल्जाम लगाना या किसी के ऊपर झूठी क्रेडिबिलिटी उसकी लॉस हो रही है, उसके लिए उसको जो आप क्लेम कर सकते हो। डिफेमेशन, मानहानि, इसमें एक होता है लिबल। लिबल मतलब शब्दों से, स्लैंडर मतलब इमेजेस या पिक्चर्स या जेस्चर्स से, और इन्यूड मतलब इनडायरेक्टली आपने किसी के बारे में कुछ ऐसी बात बोली जो सबको पता है कि उसी के बारे में बोल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो हमने डायरेक्टली नहीं बोला, स्टिल इट इज अ बैटरी, सॉरी स्टिल इट इज अ डिफेमेशन। हालांकि न्यूड आपको है नहीं, आपको सिर्फ लिबल और स्लैंडर है। 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में सिविल रॉन्ग डिफाइन किया हुआ है टॉर्ट को। सैलमन की डेफिनेशन है टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग विथ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, एंड विनफील्ड की डेफिनेशन इट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विथ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और फ्रेसर की एक डेफिनेशन है जो बोलता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रेम। रेम मतलब ब्रीच ऑफ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। इसके अलावा दो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एग्जाम में ये बार बार रिपीट होके क्वेश्चंस आते हैं। एक केस हुआ था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लाइबिलिटी विद नो एक्सेप्शन एंड नो फॉल्ट बेसिस, मतलब अगर कोई हैजार्डियस एलिमेंट है जो लीक हो गया, आप भले ही चाहे नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी अगर ये डैमेज हुआ है तो आपको उसके लिए लाइबल होना ही पड़ेगा। और एक होता है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जिसके अंदर काफी सारी एक्सेप्शंस है, मतलब हर बार लाइबिलिटी नहीं है, तो उसमें चेक किया जाएगा। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। रिजर्वॉयर अगर पानी लीक कर गया है, नेचुरल यूज ऑफ लैंड है तो वो टॉर्ट नहीं है, नेचुरल यूज ऑफ लैंड नहीं है तो वो टॉर्ट माना जाएगा। वेस्ट मेजोर, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड, को आप एक्सेप्शंस में लेंगे, दिस इज एक्सेप्शन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। देन कंसेंट, आपने सामने वाले को पूछा मैं आपकी दीवार में कील ठोक दूं, उसने बोला हाँ, आपने कील ठोकी, एयर क्रैक आ गया उसकी दीवार में, तो यहां आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। एक्ट इन अथॉरिटी किया है, अगर आपने खुद की अथॉरिटी में एक्ट किया है, या आपने किसी पुलिस वाले हो, आपने किसी को रोकने के लिए बोला, वो नहीं रुक रहा, इनकाउंटर कर दिया उसका, या प्लांटिव्स ओन डिफॉल्ट, गलती सामने वाले की ही है, या फिर कोई एक्ट थर्ड पार्टी के थ्रू हुआ है, इन सब केसेस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल नहीं अप्लाई होगा, ये एक्सेप्शंस है। तो ये होता है आपका टॉर्ट वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट। टॉर्ट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
हो गए।